Hello, hi everyone. This is Shivam Singh Rajavat, and today we are going to discuss our next lecture, Independent States in Pre-Modern India. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी अबाउट अवध। अब हम बात कर रहे हैं पंजाब। ठीक है, जब हम पंजाब का हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 10 सिख गुरुज की बात कर लेते हैं ऑलरेडी। इनका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट पैरेलल चला था मुगल्स के टाइम्स पे। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि 10वें गुरु कौन थे हमारे, वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का जो नेतृत्व है यानी कि पॉलिटिकली वो बंदा बहादुर ने उनको ऑर्गेनाइज किया। बंदा बहादुर का रियल नेम भी पूछा जा सकता है हम, तो याद रखना क्या, लक्ष्मण देव। इसके बाद 1716 के अंदर बंदा बहादुर को फारूकसियर ने हाथी से कुचलवा के हत्या करवा दी थी। तो इस तरीके से एक उनका जो इम्पोर्टेंट रूलर था उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद नादिर शाह ने जो अटैक किया 1739 में, और अब्दाली ने जो अटैक किया 1767 में। इससे पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखिए ये है आपकी सिख एम्पायर हमें दिख रहा है, और अटैक्स इस तरफ से हुए थे, तो दैट्स वाई इस एरिया में सबसे ज़्यादा सिख इम्पेक्टेड रहे कब, इन 1739 नादिर शाह के अटैक के टाइम पे। एंड जो अहमद शाह अब्दाली के जो 6-7 अटैक्स हुए और मेजरली इन द ईयर ऑफ 1761। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित कर 1748 में इन्हें दल खालसा। अब देखिए याद कैसे करना है, देखो कपूर सिंह ने इनको ऑर्गेनाइज किया है दल खालसा। दल खालसा दैट मीन्स लड़ाके जो हैं। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, कि कपूर को हमें करना है खालसा। अब देखिए खाल खाल मीन्स क्या होती है, स्किन। स्किन में अगर हम कपूर मलें तो हमारी स्किन और बेहतर होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और कब, 1748 में। ये मेरे बस आपको याद कराने की टेक्निक है, तो याद कैसे, जैसे खालसा, खाल खाल मीन्स स्किन। ठीक है ना, और खाल में कपूर अगर आप मलो तो स्किन बेटर होती है। पंजाब में अफगान आक्रमण व मुगल सूबेदारों के अत्याचार से हुई व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल खालसा ने 1753 ईस्वी में राठी प्रथा की शुरुआत की। जब दल खालसा को ऑर्गेनाइज हो गई दल खालसा, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था, आखिर फाइनेंस कहाँ से लाएं हम, यानी कि हम पैसे कहाँ से लाएं, वित्त की व्यवस्था कैसे करें। तो वित्त की व्यवस्था जिनके लिए उन्होंने सुरक्षा दी उन्हीं से वो वित्त लेंगे। उसी के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट की है, राठी प्रथा। अब जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कमीशन हो या फिर कोई भी एग्जाम, तो वो ज़्यादा टारगेट करते हैं, पूछेंगे राशि प्रथा संबंधित है किससे। इसके तहत क्या होता था कि हर एक गांव से जो उपज होती थी, जितना भी वो गांव वाले प्रोड्यूस करेंगे अपने खेतों में, उसका 5वां हिस्सा ले लिया जाता था। जितना हिस्सा ले लिया जाता था उसका 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। क्लियर। तो राशि प्रथा में कितना हिस्सा लिया जाता था, हमें याद होना चाहिए, 5वां हिस्सा। ओके, या याद रख लो, एक चीज याद रखिए, जैसे हमारा त्योहार होता है राखी, तो राखी में भी हम क्या सुरक्षा का वचन देता है भाई अपनी बहन को, उसी तरीके से याद रख लो कि राखी प्रथा में भी 5वां हिस्सा लेकर सुरक्षा का वचन दिया जाता था। राखी प्रथा से सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। और पूछ लिया जाए कि राखी प्रथा का संबंध किस एस्पेक्ट से है, ये राजनीतिक है, आई मीन ये कल्चरल एस्पेक्ट है, तो आप बोलोगे क्या है, राजनीतिक है। ठीक है, पॉलिटिकल चीज है। 12 सिखों की टोटल मिसल कितनी थी, तो आंसर होना चाहिए 12, दैट मीन्स 12। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसल हमें, अब देखिए सारी मिसल हमें याद नहीं कर पाएंगे इनके संस्थापक, तो एक आध दो को जो इंपॉर्टेंट है वो हमें याद कर लेनी है। ठीक है ना, एक सबसे पहली मिसल याद करो, अहलूवालिया, जो आजकल आपको बहुत चर्चा में दिखता है, जस्सा सिंह। सुकर चकिया मिसल, चरत सिंह। क्लियर। भंगी मिसल के संस्थापक कौन है, छज्जा सिंह। ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा अहलूवालिया मिसल जस्सा सिंह, सुकरचकिया मिसल चरत सिंह, देखो देखो, और भंगी मिसल छज्जा सिंह। एक मिसल और, फुल्किया मिसल, संधू जाट चौधरी या फूल सिंह। अब इनको याद रखने का तरीका हमारे पास कैसा है, ठीक है ना। पहलू को हमने याद, देखी ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है, माई होल एफर्ट्स कि आपको बस चीजें याद हो जाए, एक ही बार पढ़ें और याद। देखो पहलू वालिया, जब भी ये वर्ड आएगा आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मेरे दिमाग में मुझे आलू याद आता है, तो आलू जैसा, आलू जैसा, जैसा। फुकर चकिया, तो फुकर चकिया, चकिया शरत। ठीक है, और भंगी मिसल और छज्जा सिंह या फिर हरि सिंह। तो देखो जनरली भंगी मिसल, भंगी एक कास्ट होती है जनरली, ठीक है, जनरली लोग क्या मानते हैं, भंगी दैट मीन्स वाल्मीकि।
दो चीजें याद रख सकते हैं। तो भंगी नहीं है, भंगी भी क्या कौन है, हरि, हरि, ठीक है। फुल्कियां, फुल्कियां कैसे याद रखेंगे, फूल सिंह से, ठीक है। फुल्कियां फूल सिंह से, या फिर फुल्कियां मिसल संदू जाट। अब संदू को हमने मान लिया संदूक, और जो संदूक होता है ना दैट मीन्स बॉक्स, वो फूला फूला रहता है ना, ऐसे याद कर लिया हमने। अब हमें एक चीज याद रखना है कि जो फुल्कियां मिसल है, ये मिसल सारी की सारी 12 मिसल अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज दर्शा रहा हूँ कि ये आपकी है रिवर सतलज। दिस इज रिवर सतलज, जो कि बॉर्डर बनाती है किसका, सारी की जो 11 की 11 मिसल्स थी वो इसके, देखिए जब ये सतलज रिवर जब ये निकलती है तो इसका ये राइट हो गया और ये इसका हो गया लेफ्ट, या इसको आप मान लेते हैं ये उत्तर हो गया, सतलज के उत्तर में, और ये हो गया दक्षिण, दैट मीन साउथ। क्लियर। तो सारी की सारी 11 जो मिसल्स थी वो उत्तर में थी, सिर्फ एक ही मिसल थी वो दक्षिण में थी, वो थी कौन सी, फुल्कियां मिसल, ठीक है। तो फुल्कियां मिसल को का जो एक्सपांशन था वो सिर्फ दक्षिण में थी, बकाया 11 की 11 मिसल कहाँ पे थी, उत्तर में। इस चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि जो चीज ओड होती है एग्जाम में उसको टारगेट किया जाता है। आगे देखते हैं अब हम कपूर सिंह। अब देखिए जब कपूर सिंह को हमने कैसे याद किया था, रिकॉल करिए आप। कपूर सिंह खालसा, दल खालसा की इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं मिसल अरबी। ये बहुत ज्यादा एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मिसल वर्ड है ना, ये किस भाषा का शब्द है, तो क्या बोलोगे, अरबी। अब याद कैसे करो, देखो अरबी, अरबी एक चीज, अरबी की सब्जी होती है उसे हम मसल देते हैं, ऐसे याद रखना है, जिसका अर्थ होता है एक जैसा या समान। अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार दस्ता सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मुगल शासकों ने दी है। दस्ता सिंह ने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के भी चलाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एक रूलर अगर हम कहें रणजीत सिंह से पहले कोई इंपॉर्टेंट रूलर कौन था तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए, दस्ता सिंह अहलूवालिया। पटियाला, नाभा व जींद के रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल ने की। यह एकमात्र मिसल थी जो सतलज के दक्षिण में स्थित थी, इस चीज को मेंशन कर चुके हैं। फुल्किया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तबल ओ आलम, एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जैसे जब किसी चीज को कोई गिफ्ट किया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आला सिंह को, आला सिंह को क्या दिया, आला आ से आला, आ से अहमद शाह अब्दाली ने क्या क्या गिफ्ट दिया था, तबल ओ आलम, आला को आलम गिफ्ट किया, एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया था, कब, 1765 में। 17 अक्टूबर 1762 को दीपावली के दिन अमृतसर में 60,000 सिख एकत्रित होते हैं। यहाँ से सिखों का पुनः उदय हुआ, री इमर्ज होता है सिक्स का। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह तक के टाइम पे हुआ था। सिखों ने 1764 में पंजाब में अफगान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए दान, देग, तेग और फतेह, ये 3 नारे दिए। देग, तेग, फतेह। देग का मतलब होता है देना, क्या, दान। तेग मतलब तेग बहादुर, शक्ति बहादुर, ऐसे नाम थे ना गुरु के। तो तीन शक्ति, और फतेह मीन्स तो हमें पता है वीरता का नारा दी। अब ये याद रखा, फतेह का मतलब विजय मत कर देना, ये यहाँ पे आपको एग्जाम में घुमाएगा, ठीक है। जनरल पे तो वो फतेह नहीं होता, वो होता है फतह, ये है विजय। तो फतेह, फतेह करना और फतेह करना, ठीक। फतेह सिंह, फतेह सिंह दैट मीन्स वीर सिंह, विजय सिंह नहीं वीर सिंह होगा, का नारा दिया। वह इन नारों से युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के भी चलवाए, जो पंजाब में सिख प्रभु सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। अब ये जो देग, तेग, फतेह, ये सिलेबर का कौन चलाया जाता था, उसमें ये तीनों वर्ड्स अंकित होते थे, जिससे ये स्टार्ट होता था कि ये अब जो सिक्स का इमरजेंस दोबारा से हो रहा है। अब अगर आप भूल भी जाएं कि सिक्स का जब उद्भव हुआ दोबारा से, तो वो किसके सिक्के चलवाए थे, तो याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इजी है। एस से सिक्स, एस से सिल्वर, सिल्वर के सिक्के चलाए थे। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुपर चकिया मिसल को दिया जाता है, ठीक है। सुपर चकिया, रणजीत सिंह सुपर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। अब रणजीत सिंह, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये कहाँ से थे, रणजीत सिंह सुपर चकिया मिसल से। लेकिन अगर आपको तब भी याद ना हो, आप एकदम न्यू कमर हैं, तो देखो रण में आप जाते हैं तो शुक्र है कि आप जीत के आए, तो रणजीत, रण में जीत के आना, शुक्र है कि आप जीत के आए।
तो इनके पिता रणजीत के पिता कौन है? महासिंह। रण महा, देखो कैसा रण? महारण, ठीक है ना, महासिंह रण। तो महासिंह के पुत्र हुए कौन? रणजीत सिंह। आगे देखते हैं, ऊपर तक ये मिसल का प्रभाव रावी व चुनाव दलियों के बीच में था। अब रावी व चुनाव दलियों को अगर हम देखने की बात करेंगे तो ये तो हमने आपको सिल्वर का वो सॉरी दैट इज ये तो सतलज बताया था, हुआ था मैंने आपको। तो इंडस ये हो गया आपका, ये ठीक है, ये इंडस, देन झेलम, चिनाब, ये दिस इज रावी, ये ब्यास और ये सतलज। तो किन दो नदियों के बीच में है? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है? रावी और चुनाव। अब देख रहे हैं, ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये सी आर के बीच में, ठीक है ना। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, आर से रणजीत और आर से आर सी, ठीक है, रणजीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के शासन की। 1792 से 1839, ये तारीख याद ना भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी कुछ एक आइडिया होना चाहिए कि 1800 लगभग आने वाला है और लगभग 1840 तक ये चलेंगे। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ। 1792 में अपने पिता महासिंह की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह शासक बने। अब देखो वो शासक किस एज में बन गए, देखो दो लोगों की एज कब किस एज में वो शासक बने पूछा जाता है, एक रणजीत सिंह और दूसरे अपने शिवाजी महाराज, ठीक है ना। तो दोनों के बस हमें ये याद रखने पड़ेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1780 में, जबकि शिवाजी महाराज 1627 में जन्मे थे। 12 वर्ष की आयु में ये रणजीत सिंह शासक बन गए। अब देखो अगर आप फिर भी भूलते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस रा को फोकस करो, रा कैसे बना, और इस दो को फोकस करो, सेम दिख रहा है, यस। तो रा और वारा, ठीक है, शासक बने, किंतु 1792 से 97 ईस्वी तक तो बेस रणजीत सिंह की मां था। देखो लेकिन अब ये बताइए, जब 80 में कोई व्यक्ति जन्मा तो 92 तक तो 12 ही साल हुआ, तो 12 साल का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? अल्पवयस्क होगा। तो 92 से 97 यानी कि 12 5 17 साल तक होने जब तक वो नहीं हो गए, तो एक रीजेंसी काउंसिल ने उनके शासन को चलाया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस आई थिंक, कि रीजेंसी काउंसिल में कौन से 3 लोग थे। तो देखते हैं कौन-कौन से, कौन सी, एक तो उनकी माता थी, रणजीत सिंह की माता, रणजीत सिंह की सास सदा कौर, सास सदा कौर, माता नहीं है, सास है सास, सास है सदा कौर, और दीवान कौन? लखपत राय। अब देखो दीवान का काम ही होता था पैसे, और पैसा देश में लखपति लखपत राय ने एक शासन परिषद रीजेंसी काउंसिल का गठन कर शासन संचालित किया। और 1797 में, दैट मीन्स 80 से कोई वो जन्मे हैं, और उन्होंने रियल में अपने हाथ में शासन कब लिया? 17 में, दैट मीन्स 17 ईयर्स में। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, उनकी रीजेंसी काउंसिल में कितने लोग थे। रणजीत सिंह की का विवाह जो है कन्हैया अब मिसल की प्रमुख सदा कौर की पुत्री मेहताब कौर से, देखो सदा कौर, सास से सदा कौर, सास से सास, और मेहताब कौर। अब देखो मेहताब का मतलब पता क्या होता है? ये चांद होता है। तो हर हर किसी को अपनी वाइफ चांद की जैसी दिखती है, ठीक है। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, उनकी वाइफ का नाम मेहताब कौर। रणजीत सिंह ने अपने आप को खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानकर खालसा के नाम पर शासन किया। 1798 में पंजाब से लौटते समय काबुल के शासक जमान शाह, अब ये याद रखो, जमान शाह की तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर भिजवा दिया। अब देखो याद कैसे रखें, यहाँ पर आपको जब भी ऑप्शन आएगा कि किस शासक की उसने तोपें निकलवा दी, एक जमान शाह, एक आएगा शाह सुजा। ये दो रूलर्स आपको एमसीक्यूज में देगा वो, ठीक है। हमें याद कैसे रखनी है, देखो तोपें वो किस नदी में गिर गई थी, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमें आर और सी, रावी और चुनाव के बीच में था, तो ये चुनाव, ठीक है ना। अब कैसे देखते हैं, चुनाव ऊपर है, रावी ये बात सॉरी ये चुनाव है, सी, और ये रावी है। तो इस एरिया से जब वो आ रहे होंगे तो ये है चुनाव, इस नदी में तोपें गिरी होंगी, ठीक है। तो चुनाव में जब उनकी तोपें गिरी थी, तो अब क्या हो गई, उनकी तोप ना जम गई थी, तोपें इतनी जम गई थी वो निकल ही नहीं रही थी, तो जमान सा तोप जम गई थी, जमान सा, ठीक है। तो जब अब सोचिए कि किसी रूलर ने आपका काम कर दिया पूरा, तो आप तो खुश हो जाएंगे, तो जमान शाह ने खुश होकर यानी कि जमकर उसको
उनकी प्रशंसा करी होगी और प्रसन्न होकर जमान शाह ने 1799 में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि एवं लाहौर की सूबेदारी प्रदान कर दी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को राजा मान ले, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो दूसरी टेरिटरी का, तो ये इंपॉर्टेंस है। तो राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जमान शाह। याद कैसे रखेंगे कि जमान शाह की तोपें जम गई थी, इस वजह से उसको निकलवा कर रणजीत सिंह ने भिजवा दिया। तो जमान शाह ने जमकर तारीफ की, राजा की उपाधि दी और क्या बोला, लाहौर की सूबेदारी भी प्रदान कर दी। अब लाहौर का लोकेशन अगर हमें देखना हो तो अब ये देखते हैं जरा, ये है आपका क्या, लाहौर। क्लियर? ठीक है। तो किसकी उनको सूबेदारी दे दी गई थी? लाहौर। अब जरा देखिए आगे क्या है हमारे सामने। रणजीत सिंह ने 1800 में भसीन युद्ध में अपने प्रमुख विरोधी सिख सरदारों को पराजित करके लगभग संपूर्ण पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सबसे पहली बात ये है कि ये भसीन का युद्ध कब हुआ था? तो अब ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भा ऐसा बनता है और देखो 8 भी ऐसा कुछ बनता है, इन दोनों में देखो तो 1800 में। क्लियर? अब ये लगभग तारीख हमें याद रखनी पड़ती। अब देखो भसीन के युद्ध में क्या किया, भसीन के युद्ध में रणजीत सिंह ने भसड़ मचा दी थी। ये मैं कुछ देसी लैंग्वेजेस यूज कर सकता हूँ, बस आपको याद हो। या फिर भसीन के युद्ध में उसने सबको क्या कर दिया, भसका दिया। दैट मीन्स संपूर्ण पंजाब पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कब? भसीन के युद्ध में। रणजीत सिंह ने 1805 में भंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर गुजरांवाला की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह की अधीन हो गई। अब बात यह है, देखो यहाँ से एमसीक्यू कैसे पूछे कि रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर किस ईयर में जीता? तो 1805 में। अब याद रखने का एक मैं एक तरीका बता रहा हूँ। रणजीत सिंह की आपको डेट ऑफ बर्थ है 1780 और ये है 1800। अब ये देखो 80 से 1805 ये हो गए 25 ईयर्स। 25 साल में उसने दो इंपॉर्टेंट लाहौर और अमृतसर, ठीक है, जो आज इंडिया पाकिस्तान की पंजाब की राजधानी है, वो जीत लिया था। कब? 25 साल की उम्र में। या तो 25 साल की उम्र कर लो या फिर 1805 कर लो। ये देखिए आप, ये लाहौर है आपका और ये है अमृतसर। देखिए सनी देओल का मूवी का हमने गाना सुना, अमृतसर लाहौर आया। तो ये, अब ये तो पंजाब पाकिस्तान इंडिया, और ये तो देखिए ये तो न्यू डिवाइड हो गया ना। नहीं तो इससे पहले तो ये एक ही था। तो अमृतसर और लाहौर दोनों उन्होंने कब जीते हैं? 1805 के अंदर। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या हमें याद रखना है कि जो लाहौर था ये इसका कैसा राजधानी था? पॉलिटिकल कैपिटल था, राजनैतिक राजधानी है, राजनैतिक राजनीति यहाँ से चलेगी। और अमृतसर, अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है ना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। तो ये धर्म का प्रतीक है, तो ये उनकी धार्मिक यानी कि सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको स्टेटमेंट भी दे देगा, इंटरचेंज भी कर सकता है। कैसे? कि अमृतसर राजनीतिक राजधानी है और लाहौर उनकी सॉरी, हाँ, और लाहौर उनकी सांस्कृतिक राजधानी थी। तो ये इस पे थोड़ा फोकस करके रखना है हमें, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तारीख पूछी जा सकती है और राजनीति की स्टेटमेंट दे सकता है। इसके अलावा ये भी है कि ये छीने किससे थे? तो हमने क्या किया था? भंगी मिसल से। अब याद करो भंगी मिसल को कौन, इसके संस्थापक कौन थे? छज्जा सिंह और या फिर हरि सिंह, ठीक है ना। 1806 में रणजीत सिंह ने अकाल तख्त बुलाया एवं राजनीतिक मामलों पर अंतिम गुरुमत्ता लिया। अब देखो अकाल तख्त बुलाया। अब याद देखना, इसको याद करने का तरीका क्या है? कब बुलाया? 6 में बुलाया, ठीक है ना। अब देखो आप याद करो ऐसा सिनेरियो जहाँ पे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और क्रिकेट मैच में किस चीज का अकाल पड़ गया है? छक्कों का अकाल पड़ गया है। क्लियर? 6-6। तो अकाल तख्त कब बुलाया? 6 में बुलाया। और राजनीतिक मामलों पर अंतिम गुरुमता लिया था। गुरुमता दैट मीन्स अंतिम डिसीजन लिया। उसमें क्या डिसीजन लिया कि जो होलकर की सहायता आप करना नहीं है और होलकर को कहाँ से? लाहौर से बाहर निकाल के फेंक देना है। ये समझौता खुश करने के लिए किसको किया गया था? लॉर्ड जनरल लॉर्ड लेक को, ठीक है ना। ये लाहौर समझौता हुआ। अब ये पूछा जा सकता है कि 1806 में लाहौर जो समझौता हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है? तो देखो ला से लाहौर और ला से लेक ऐसे याद किया जाता है चीजों को, ठीक है। ला से लाहौर, ला से लेक, ठीक है। और रणजीत सिंह तो रहेंगे तो 6, ठीक है, लेक लाहौर समझौता, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ था कि जो होलकर थे उनको अमृतसर को छोड़कर जाना था। अब अंग्रेज जो हैं
और बदले में अंग्रेजों ने पंजाब से अपनी सेना भी वापस हटा ली थी। दैट मीन्स अब ब्रिटिशर्स धीरे-धीरे मतलब रणजीत सिंह के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कामयाब होंगे या नहीं, ये तो हम आगे चलकर ही देखेंगे। तो क्या है, अब याद रिकॉल करें 1806 लाहौर समझौता, ला से लाहौर, ला से कौन? होलकर, ठीक है ना? 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार कर फरीदकोट, मालेरकोटला तथा अंबाला को जीता। 8 में ऐसे याद रखो, आ से 8, आ से अंबाला, मालेरकोट ये सब जीत लिए थे। क्लियर? 28 साल की उम्र में ये सब चीजें जीती। लॉर्ड मिंटो ने डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में सेना भेजी जिसने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा की। ये चीज इंपॉर्टेंट रखना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक नाम है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है ऑक्टरलोनी और तीसरा है सतलज। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि उस समय जो है, जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मिंटो 1808, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है कि सतलज के पूर्वी इलाकों में, अब सतलज कहाँ है? अभी हम ये पढ़ के गए थे, ये है आपकी रिवर सतलज, ठीक है ना? ये है इसका ईस्ट और ये है इसका वेस्ट, ठीक है ना? तो ये वेस्ट है, तो इस इलाकों में यानी कि ये जो एरिया है, ब्रिटिशर्स ने अब ये क्लेम कर दिया है कि ये जो एरिया है सतलज के ईस्ट में, ये अब किसका हो गया है? ब्रिटिश का हो गया है। तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन ये था, ब्रिटिश रणजीत सिंह को इंडिकेशन दे रहा था कि आपको जो भी एक्सपांड करना है वो आप वेस्ट में करिए, यहाँ साउथ की तरफ मत आइए, ईस्ट की तरफ मत आइए, क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर ब्रिटिश अपना कैप्चर्ड कंट्रोल कर चुके थे उस समय तक। ओके, तो एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन है 8। अब देखो ये अब ये याद करना कि किसको भेजा गया था, ठीक है? देखना याद करने का तरीका, लॉर्ड मिंटो। अब देखो ये देखो 8 8 ऐसा बनता था, देखो 8 में मिंटो, ऑक्टर लेनी 8 टर लेनी, ठीक है? इस तरीके से। और कब? सतलज नदी के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा की थी, ठीक? तो ऑक्टर लेनी टा ठा टा ये वर्ड मेंशन करने हैं। 1809 में कांगड़ा, अब देखो कांगड़ा डा टा ठा ये फिर से आ गया तो नो, ठीक है? कांगड़ा के डोगरा सरदार संसार चंद्र पर जब गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। अब इसमें इतना चीजें नहीं याद रखना कि कौन किसका है, हमें बस इतना याद रखो कि रणजीत सिंह ने किसकी सहायता करी थी? संसार चंद्र की सहायता की के लिए सेना भेजकर कांगड़ा को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कांगड़ा को अपने कंट्रोल में कब लिया है? कांगड़ा को कब? 9, ठीक है ना? कांगड़ा 9 कांगड़ा, ठीक है? 9 में कांगड़ा को अपने अंडर में ले लिया है। आगे देखते हैं। अमृतसर की संधि, अमृतसर, ठीक है ना? देखो सबसे पहले याद रखो कि अमृतसर की संधि 1809 में हुई। याद कैसे? देखो नो अमृत, अमृत नहीं है, या इस नो को हमने क्या कैसे कर लिया? अमृत नहीं है। अब देखो 1808 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के पास मैटकॉफ मिशन भेजा। अब फिर से वही बात है कि मैटकॉफ मिशन कब आया? देखो 8 ठा ये है और ये टा है, तो टा ठा, ठीक है? अब जो मैटकॉफ मिशन, रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि की। अब देखो देखो अमृतसर नो अमृत, यानी कि अमृतसर की संधि कभी 9 में। मैंने क्या बताया था उस समय कौन थे? रणजीत सिंह, लॉर्ड मिंटो और मिंटो टा, और किसके साथ हुई है? मैटकॉफ के साथ में। अगर भूल जाओ देखो अमृत, मृत और मैट, ठीक है? तो मृत और मैट ये दो चीजें हमें से याद रखनी है, ठीक है? तो याद रहेगा कि अमृतसर की संधि किसके साथ साइन हुई है? मैटकॉफ के साथ में। इस संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व में, अब ये वही बात है, रणजीत सिंह ने ये कह दिया कि सतलज के, ये जो सतलज रिवर है इसके ईस्ट में हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, हमें जो भी एक्सपांड करना है वो वेस्ट साइड करेंगे, इस साइड एक्सपांडेशन करेंगे अपना। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। और ब्रिटिश भी यही चाह रहे थे उस समय तक तो। साथ में इसके तहत अंग्रेजों में ने लुधियाना में अपनी सेना रखना तय किया। अब ये देखो ये ब्रिटिश का बहुत ही डेंजरस मूव होता था। लुधियाना में उन्होंने अपनी आर्मी रखी जिससे कि रणजीत सिंह की एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखा जाए। रणजीत सिंह ने अंग्रेजी से सैन्य संघर्ष से बचना चाहते थे क्योंकि वे सैन्य दृष्टि से कमजोर थे। अब ये पॉइंट याद रखना है हमें, इनिशियली वो कमजोर थे, दैट्स व्हाई अब वो डायरेक्ट
कॉन्फेडरेशन ब्रिटिश के साथ नहीं करना चाह रहे थे। 1809 की अमृतसर की संधि पर एक सिख सैनिक ने कहा, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो जानता था कि आज नहीं तो कल ब्रिटिश सैनिक टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने भारत के अन्य साम्राज्य को अपने ब्रितानी साम्राज्य में मिला लिया था। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1813 में अटक, 1800 में मुल्तान और 19 में कश्मीर, 1823 में पेशावर को जीता। अब ये तारीख आपसे, ये अगर बहुत लेवल क्वेश्चन का टफ बना दिया तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर रहना हमेशा की तरह। देखते हैं कैसे। देखो इसका आ देखो और इसका 3 देखो सेम मिल रहा है, तो अटक 13, 18 में मुल्तान, ठीक है, 19 कश्मीर, 19 कश्मीर ऐसे याद किया जाता है, 19 कश्मीर, इसको 2-3 बार पढ़ो, 19 कश्मीर, 23 पेशावर, ठीक है ना, 23 पेशावर, ठीक है, 23 पेशावर। तो इसको 2-3 बार देखो पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। रणजीत सिंह ने 1809 में अफगानिस्तान के अब्दस्त शासक शाह शुजा अब्दाली के पुत्र जो लाहौर में निर्वासित जिंदगी जी रहा था। देखिए हुआ ये है कि हमें पता है अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया के ऊपर बहुत अटैक्स किए थे, लेकिन उसी का जो पुत्र था उसका नाम था शाह शुजा, ये लाहौर में निर्वासित कर दिया गया था। दैट मीन्स पॉलिटिकली कमजोर था, अब उसके पास कोई राज सिंहासन नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहा है फटी हाल में। उसको दोबारा से गद्दी में बैठाने पर रणजीत सिंह ने उसकी मदद कर दी। उसी के बदले में शाह सुजा ने क्या दे दिया उसको, कोहिनूर हीरा भेंट किया 1739 में, जिसको नादिर शाह लूट कर ले गया था। अब 2 चीजें याद रख लो, एक इससे पहले हमने पढ़ा था जमान शाह और एक है शाह सुजा। जमान शाह ने क्या क्या किया था, राजा की उपाधि दी थी उसको और लाहौर की का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया था, जबकि शाह सुजा ने डायमंड कोहिनूर ला के दे दिया था। 1831 में एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अलेक्जेंडर वंश, रणजीत सिंह लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ, जिसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिंध पर आक्रमण के लिए मारे का सर्वेक्षण करना था। अब देखो बात ये है, इस चीज को जरा समझिए, ब्रिटिश का टेरिटरी ये है ब्रिटिश टेरिटरी। इनको अगर, अब ये एरिया है सिंध का, ठीक है ना, ये रिवर जो है ये सिंध का एरिया दिखता है आपको, ये। अब अगर ब्रिटिश को सिंध पे अटैक करना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उनको रणजीत सिंह दैट सिख एम्पायर से गुजरना पड़ेगा। इसी वजह से जब ब्रिटिश उस आसपास में घूम रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पे कब्जा है, उन्हें ये भी पता चल गया था कि रणजीत सिंह को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। इसी वजह से रणजीत सिंह के सामने फ्रेंडशिप तरीके से पेश आ रहे थे। तो ब्रिटिश ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, तो उसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर बर्न, कि आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता है, इसको देख कर आइए किस रास्ते से हम अटैक कर सकते हैं सिंध पर। तो अब इसे याद कैसे करना है कि रास्ता देखने कौन आया था, रास्ते का सर्वेक्षण करने कौन आया था। तो देखो जब ब्रिटिश ने एक व्यक्ति को भेजा कि अब रास्ता देखो, तो उसको रास्ता कैसा मिला, बर्न मिला, बर्न मीन्स जला हुआ। याद रखने का तरीका, उसको रास्ता कैसा मिला, सिंध का रास्ता कैसे मिला उसको, बर्न मिला, तो बर्न को रास्ता कैसा मिला, बर्न मिला, तो याद रख लेंगे हम, ठीक है, बर्न को भेजा गया था। क्लियर, ओके। 1831 में रणजीत सिंह एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के मध्य रोपड़ नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस एरिया में बेंटिक और रणजीत सिंह मिले थे, तो हमें याद रखना है किस पे, रोपड़, दोनों मिलकर रो पड़े, ऐसे याद रखना है। कौन कौन, रणजीत सिंह और विलियम बेंटिक। रणजीत सिंह ने 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेजों को शाह सुजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि, ये त्रिपक्षीय संधि भी पूछता है। देखो अब त्रिपक्षीय संधि जब भी पूछेगा तो देखो कैसे, तिर मीन्स 3, देखो ये 3 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बना, और 8 भी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो त्रिपक्षीय कब हुआ, 38 में, लेकिन अब ये किस किस के बीच में हुआ है ये देखना पड़ेगा। तो देखो ऑकलैंड, देखो 3 ऐसे बना है, तो ऑकलैंड का ओ भी ऐसे बना है, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी ये संधि, ऑकलैंड, अंग्रेज और शाह सुजा, जिसको शाह सुजा को उसने किसकी गद्दी पर बैठाया था, अब ये बताइए दोबारा से किस पे, अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया था। अब देखो 3 लोगों के बीच में क्यों हो रही संधि, देखो ये है अफगानिस्तान, यहाँ पे रूल है शाह सुजा, यहाँ पे रूल है रणजीत सिंह का, ये है आपके ब्रिटिश, ब्रिटिश को जीतना है सिंध का ये वाला एरिया। तो ब्रिटिश ये सोच रहा है रणजीत सिंह से भी हम ये उस, उन्होंने इस त्रिपक्षीय संधि में ऑकलैंड ने क्या किया है कि ऑकलैंड ने
ये इंश्योर किया पहले कि रणजीत सिंह भी न्यूट्रल रहे और सासुदा भी न्यूट्रल रहे, तभी वो इस सिंध पे अटैक करेगा। क्लियर? अब एक चीज़ याद हमें और देखना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है ना ऑकलैंड, ये व्यक्ति आपको जो दिख रहा है ना ऑकलैंड, ये 1838 का ये टाइम देखो ज़रा, 1839 से 42 तक ये फर्स्ट अफ़गान वॉर चला है। कौन-सा अफ़गान वॉर चला है? फर्स्ट अफ़गान वॉर। और जो ऑकलैंड है ये बहुत फेमस है अपनी किस संधि के लिए, किस पॉलिसी के लिए? तो ये फेमस है फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए। अब ये फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है? फॉरवर्ड पॉलिसी में कहा गया है दैट मीन्स जो ऑकलैंड है उसने ये प्लान किया कि अब तक हम जो अमृतसर तक ही अपनी सॉरी ये सीमा मान रहे थे, कहाँ सतलज तक, इसके आगे भी फॉरवर्ड करके हम मार्च करेंगे। तो जब वो सिंध को कैप्चर करना चाह रहे थे, दैट मीन्स जब वो ऑकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाकर फॉरवर्ड मूव कर रहा था आगे की तरफ, तो उसने सोचा कि सिंध को तो हम कब्जा नहीं पा रहे, तो उसके दिमाग में एक आइडिया कि क्यों ना अफगानिस्तान को कब्जे में ले लें। तो 1839 से 42 के बीच में 1839 to 42 he tried to annex Afghanistan. That's why it resulted into first Anglo-Afghan war. ओके, तो ऑकलैंड की ही पॉलिसी ये है जिसको ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ऑकलैंड की पॉलिसी अफगानिस्तान को क्या कैप्चर करने के लिए 1839 टू 42। तो उसी के संबंध में इससे पहले जो 1838 में ये जो समझौता हो गया है ना, त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल जो समझौता हुआ है, ये एक तरीके से धोखा किया है ब्रिटिशर्स ने किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ भी, रणजीत सिंह के साथ भी, और यहाँ पे सिंध का तो अनेक्टेशन होना ही है। देखते हैं। तो अब जब 1839 से 42 तक ये एंग्लो अफ़गान वॉर चला, बट ये इनकन्क्लूसिव रहा, दैट मीन्स ब्रिटिश अफ़गानिस्तान को कब्जे में ले नहीं पाए और फाइनली ब्रिटिश 1843 में सिंध को अपने कब्जे में ले लेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चार्ल्स नेपियर। ये बहुत ज़्यादा याद रख लो, 1843 सिंध चार्ल्स नेपियर। क्लियर हो गई ये चीज़ें? आई होप सो कि ये चीज़ें मैंने अगर आपको बता दी हैं कि एक्चुअल सीन वहाँ पे चल क्या रहा है। आगे हम देखेंगे। साथ हो जाके साथ त्रिपक्षीय हमने याद भी आपको करवा दिया कि 3 त्रिपक्षीय 38 कैसे बनता है। रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई। उसके बाद क्रमशः अब देखो रणजीत सिंह की डेथ कब हुई? जन्म हुआ 1780, डेथ हो गई 1839 में। ठीक है। इसके बाद देखो रणजीत सिंह की ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होता है तो आपको क्रोनोलॉजी पूछेगा और अनएक्सपेक्टेड डायनेस्टीज की, तो रणजीत सिंह का भी पूछ सकता है। तो देखो रणजीत सिंह की बात कौन आया? सबसे पहले खड़क सिंह। रणजीत सिंह के बाद आया कौन? खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह और फिर शेर सिंह। तो ये जो खड़क सिंह था ये अफीम का यूज करता था, इस वजह से इसका शासन ज़्यादा चला नहीं है। ठीक है, रण, खड़क, नौनिहाल और फिर अंत में आएगा शेर। शेर सबसे लास्ट में आएगा, इतना याद रखना तो आप अपना क्रम लगा लोगे। अब रणजीत सिंह के कुछ फेमस कोट्स हैं कि जैसे रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार किया, वह कभी अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर हु डिफाई द सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो क्या बोलोगे? रणजीत सिंह। और कभी समर्पण नहीं किया, ये तो बात सही है। रणजीत सिंह की एक आंख चेचक से खराब हो गई थी, उसकी वजह से रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों से की रोशनी ले ली। ये रणजीत सिंह का स्टेटमेंट हमें उनकी जो सेक्युलर वैल्यूज हैं, जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, वो भी हमें शो करते हैं। फ्रांसीसी लेखक क्या है? विक्टर जैकमिमो। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आ चुका है। रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष व छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा। तो याद कैसे रखना है कि किसने कहा, यही पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखो पैमान बोनापार्ट हमें याद रख लो, बोनापार्ट, ठीक है ना, या फिर छोटा पैमाना। आप जनरली देखो छोटा पैमाने पर बोनापार्ट, तो देखो बोना, बोना मीन्स क्या होता है? छोटा तो होता ही है ना बोना, दैट मीन्स जिसकी हाइट कम हो। जैक भी वो जैक, जैक कैसा है? आपका बोना है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। जैक दैट मीन्स जिससे कि अपना जुगाड़ होता है ना, वो वाला जैक की बात करूँ तो आपका जैक कैसा है? बोना है, कम जैक है। अब रणजीत सिंह का प्रशासन की हम बात करते हैं।
रणजीत सिंह ने सिख मिसलों को संगठित करने के लिए अपने राज्य को सरकार खालसा, खालसा का मतलब होता था रॉयल, नाम दिया। वह नानक शाही एवं गोविंद शाही सिक्के चलाए। कौन कौन से सिक्के चलाए थे? नानक के नाम पर और किसके? गोविंद शाह। गुरु नानक पहले गुरु और गोविंद सिंह, तो पहले गुरु और जो 10वें गुरु थे उनके नाम पे सिक्के चलाए, ऐसे याद रख ली जाती हैं चीजें, ठीक है ना। अब ऐसे 10 गुरु हैं तो 10 गुरु नहीं याद रखने, पहले और 10वें के नाम पे। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन में 12 विभाग थे जिन्हें 4 महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब पूछ लिया जाए, देखो 12 विभाग हैं और 12 ही इनकी मिसल भी थी, ये याद रखना है हमें, ठीक है। देखो दफ्तर ए अबाओ बुल माल। अब माल का मतलब है माल, माल इस पे फोकस करो और पूरा वर्ड भूल जाओ। माल, माल दैट मीन्स लेखा जोखा, पैसा, तो राजस्व की आय का लेखा जोखा रखता था। तौजियात, तौजियात मतलब होता है कैसे ना तिजोरी, शाही घराने पर होने वाले कुल खर्च का हिसाब किताब। दफ्तर मुवाजिब, मुवाजिब 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 यह सैनिक व नागरिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का हिसाब रखता था। देखो मुवाजिब का मतलब है वाजिब, वाजिब वेतन, ठीक है, ऐसे याद रखना है, मुवाजिब वेतन से रिलेटेड है। दफ्तर रोजनामचा इखराजात, रोजनामचा का मतलब रोज की डेली के खर्चे जो होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दीनानाथ व भवानी दास, ये एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि एग्जैक्ट नाम दे देते हैं और पूछ देते हैं कि इनके पास कौन सा पद था रणजीत सिंह के समय। तो देखो दीनानाथ और भवानी दास उसके वित्त मंत्री थे। अब याद रखने का तरीका क्या है? देखो वित्त, वित्त मीन्स होता है पैसा, और कोई व्यक्ति कैसा दीन दुखी है उसको पैसे की जरूरत है, दीनानाथ। अब देखो वित्त मंत्री भवानी, तो भवानी, भवानी ही कौन बन सकता है? वित्त, वित्तीय रक्षा कौन सकता है? भवानी, ठीक है, भवानी देवी कर सकती हैं। वह फकीर अजीज उद्दीन विश्वसनीय विदेश मंत्री थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो कैसे याद रखें, देखो विदेश में आप कभी, क्या आप कभी ये चाहते हो कि आपका जो बहुत अजीज व्यक्ति हो वो कभी विदेश जाए? ठीक है, तो अजीज व्यक्ति कभी विदेश नहीं भेजोगे। मोहकम चंद उसके दीवान, अब दीवान को याद रख लो कैसे, दीवान होता तो हालांकि कौन है? राजस्व वाला अधिकारी होता है, लेकिन दीवान को याद रख लिया हमने दीवाना, तो किसी की मनमोहक से आप कैसे हो जाते हैं? दीवाने हो जाते हैं। ध्यान सिंह डोगरा प्रधानमंत्री या वजीर था, तो याद कैसे रखना, देखो प्रधानमंत्री को सारी चीजें ध्यान नहीं रहती हैं। नूर उद्दीन शाही परिवार के विभाग के अध्यक्ष थे, तो देखो नूर, शाही परिवार का नूर, कहते हैं ना कि शाही परिवार का नूर है कोई व्यक्ति। और हरि सिंह नलवा, नलवा कौन थे? सेनापति, जिसकी सेना का पति ही कौन थे? स्वयं हरि थे, हरि दैट मीन्स भगवान विष्णु थे। तो ये याद रखने के लिए हो गई चीजें, इसको एक बार आप और रिपीट करके सुन लो। पंजाब 4 प्रांतों में विभाजित था, कौन कौन सा? लाहौर, कश्मीर, कश्मीर कब उन्होंने जीता था? 19 में, मुल्तान 18 में, पेशावर 1823 में, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा हमें। प्रांतों के प्रमुख को नाजिम कहते थे, क्या कहते थे? नाजिम, ओके। प्रांत को परगना में बांटा गया। कारदार नामक अधिकारी परगना के प्रशासन का कार्य को, पहले आया था प्रांत, प्रांत से नीचे एक आई थी परगना। परगना होता था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और परगना का अधिकारी होता था कौन? कारदार, कारदार। तो देखो कार में परे परे शासन कर रहा है, ठीक है ना, लाइन में खड़े खड़े, खार में परे परे। परगनों को तालुक, अब परगना से जो नीचे की इकाई थी उसको बोलते थे हम तालुका, और तालुक से जो नीचे की इकाई थी उसको हम बोलते थे मौजो। आज भी होता है मौजा, दैट मीन्स गांव में बांटा गया था, ठीक है। तो याद रखना प्रांत, परगना, तालुक, और जो कारदार था ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता था, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे हम लोग परगना। रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन देख लें। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स को टैकल करने के लिए अपना जो आर्मी था उसको यूरोपियन लाइंस पे एडमिनिस्ट्रेशन किया था, उसी पे उसी हिसाब से उसको ट्रेन किया गया था। रणजीत सिंह की सेना एशिया में दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना थी, ठीक है। हरि सिंह नौला या हरि सिंह नलवा रणजीत सिंह के सेनापति थे, अभी हमने बताया था कि उसकी सेना के स्वयं हरि ही थे। इसके अलावा रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटिश शासक कौन? ओलिवर क्रोमवेल की लौह सेना से की जाती है। ब्रिटिश का रूलर एक था ओलिवर क्रोमवेल, उसकी आयरन आर्मी से की जाती है, ठीक है। तो याद रखना कौन है? ओलिवर क्रोमवेल। इसकी सेना में उसने जो ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे जैसे अलायड, वेंटूरा,
कोर्ट गार्डनर और अभी टेबल। अब ये सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इनके नाम कैसे याद रखने पड़ेंगे हमें। देखिए, एक इन तीनों के नाम उठा लो। इन तीनों का जो इम्पोर्टेंट रोल था, इनकी जो तोपखाना था रणजीत सिंह का तोपखाना, उसमें इन तीनों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये देखो, जनरल कोर्ट, अभी टेबल और गार्डनर। तो कैसे याद रखो, देखो एक, अब आप अपनी इमेजिनेशन को दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई गार्डन है, ठीक है, और उसमें एक टेबल भी रखी गई है, ठीक है। उस तो एक गार्डनर, टेबल रखी गई है, और इस बगल में एक कोर्ट भी बना है, वो टेबल टेनिस का कोर्ट होता है वो भी बना हुआ है, ठीक है ना, टेबल टेनिस का कोर्ट है। अब इसी पे क्या रखा है, और यहीं पर रखी है क्या, एक तोप रखी है। तो कैसे कैसे देखो, गार्डनर, गार्डन, टेबल, अभी टेबल, कोर्ट, तो कोर्ट तो है ही, और एक तोप है, तो तोप खाना में रखा, ठीक है। इसके अलावा वेंटूरा, तो वेंटूरा जो है ना, इसने पैदल सैनिक को बहुत ज्यादा ट्रेन किया था। वेंटूरा ने किसको ट्रेन किया था, पैदल सैनिक को। और जो अलार्ड है ना, अलार्ड ने घुड़सवार को। तो देखो, अलार्ड घुड़सवार, तो डा और डा, डाडा दोनों में आ रहा है। और वेंटूरा, तो वेंटूरा मतलब जिसने पैदल सैनिक को प्रशिक्षण दिया था, ट्रेन किया था। आगे हम देखते हैं, जर्मन यात्री था वेरल ह्यूगल। रणजीत सिंह के दरबार में आया था, उसने रणजीत सिंह को पंजाब का सबसे क्रूर व्यक्ति बताया था। कहाँ का था, जर्मन का था। सबसे पहले याद देखो, जर्मन, जर्मन दैट मीन जर गया, कोई भी चीज चीज में जल गई, जर गए, बर गए, इस तरीके से। सॉरी। देखो, सबसे क्रूप, ह्यूगल। देखो, क्रूप को आप किन किन वर्ड से जान सकते हैं, क्रूप। तो ह्यूगल मतलब ह्यूज, ह्यूज ग्रुप था, ह्यूगल, ऐसे याद रखा। जेटी व्हीलर ने रेडिट के सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा था। अगर देखो, व्हीलर ने क्या बोला था कि अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। तो देखो, अगर आपको किसी चीज को, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करना है, दैट मीन्स आपका जो व्हील है वो पूरे हिंदुस्तान पे चलता जाता, तो व्हीलर, ठीक है ना, ये बात हो गई। आगे हम देख रहे हैं, फौज। अब दो तरीके की फौज थी, फौज एक खास, या उसी को बोलते हो तो फौज ही आइन। आइन का मतलब ही होता है आर्मी। वो आदर्श दस्ता, आदर्श मीन्स आइडियल, मतलब बहुत ही अच्छा हो। और दूसरी जो फौज थी उसका नाम क्या था, फौजी बेकवायद, बेकवायद या फौजी आम, नॉर्मल फौज। बेकवायद मीन्स मतलब एक तरीके से बहुत अनियमित। बेकवायद, कवायद का मतलब होता है हमेशा या फिर इनिशिएटिव लेना, और बेकवायद मतलब जो हमेशा के लिए नहीं हो। तो सबसे पहले फौजी खास या फौजी आइन या फिर आदर्श दस्ता के बारे में देखते हैं। तो मैंने पहले बताया था, घुड़सवार सेना को प्रशिक्षण दिया था अलार्ड ने। ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा है। और रणजीत सिंह, ऑकलैंड कौन है, फॉरवर्ड पॉलिसी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑकलैंड का हमेशा। फॉरवर्ड पॉलिसी किस रेस्पेक्ट में है, आज से ऑकलैंड, आज से अफगानिस्तान के एस्पेक्ट में। पैदल सेना का प्रशिक्षक वेंटूरा था। जनरल कोर्ट, ये सब हो चुका है। इसके अलावा तोपखाने का अध्यक्ष कौन था, इलाही बख्श था। देखो, तोपखाने का ट्रेनर कौन का था, कोर्ट, अभी टेबल और गार्डनर, बट उसका जो हेड था वो कौन था, इलाही बख्श। लाहौर एवं अमृतसर में तोप निर्माण का कारखाना था। कहाँ कहाँ पे, लाहौर और अमृतसर में, यही उनकी जो, एक पॉलिटिकल कैपिटल, दूसरी कल्चरल कैपिटल, यहीं पर उनका तोप खाना था, ठीक है। तोप खाना तीन प्रकार का था। जैसे तोप जिनसी, जिनसी मतलब होता था भारी तोप। याद कैसे रखा, जो आपका जीन्स का पैंट होता है ना, जीन्स जो पैंट होता है वो कैसा होता है, भारी होता है, तो जिनसी। अस्पी, अस्पी मतलब होता है छोटी तोप, ठीक है ना। अस्पी मतलब कहते हैं असरपी, दो छोटी। और जम्बूरक, जम्बूरक का मतलब ये होता है ऊंट, जम्बूरक ऊंट, जम्बू, ठीक है ना, जैसे काम्बू ग्रीवा होता है ऊंट की गर्दन, उसी तरीके से ऐसी जो तोप जो हल्की होती थी वो ऊंट की पीठ पर ले जा सकती थी। तोप खाना, ये पीली, पीली भारी तोप जो हाथी, पीली, पील खाना का मतलब ये होता है हाथी। आप हिस्ट्री में पील खाना दैट मीन्स हाथी के लिए, ठीक है ना। और तोप खाने सुतरी, सुतरी, सुतरी शुतुरमुर्ग जैसी, मतलब लंबी गर्दन वाली जम्बूरक, सुतरी ऊंट की भी, सुतरी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग की गर्दन कैसी होती है, लंबी, और ऊंट की गर्दन भी कैसी होती है, लंबी, जम्बूरक, उस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं,
यहाँ पर है तोपखाना ए अश्पी, बता चुके हैं अश्पी दैट मीन्स हल्की तोपें, ठीक है। वे तोपें जो घोड़ों के द्वारा ढोई जाती थी, ठीक है ना। जैसे एक अस्पा, दो अस्पा, आपने ये मुगल काल में सुना होगा, एक अस्पा, अस्पा दैट मीन्स घुड़सवार, है ना, घोड़े अस्पा। अस्पा और अगर भूल जाओ अस्पा, अस्पा मीन्स हॉर्स, या फिर तब भी भूल जाओ अस्पा, अस्पा का मतलब है अश्व, ये याद रहेगा, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, तो अश्पी से अश्व याद रखना हमेशा। आगे देखते हैं, तोपखाना एक गली, अब गली का मतलब है गली बैल, तो आप गली गली में बैल देखते हो, वैसे याद रख लो कि हर गली में बैल, तो गली बैल द्वारा ढोई जाती थी। रेडिट सिंह की सेना एक प्रकार से एक फ्रांसीसी सेना थी। अब इस ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे ट्रेनर्स कहाँ से थे, फ्रांस से थे। बेंटिउरा, इलाही बख्श, देवा सिंह, सूरज सिंह फौज ए खास के सदस्य थे। अब दूसरी तरफ की फौज, अभी तो हमने देखा था आइन दस्ता या आदर्श फौज, अब है जो आम है या बेकवायद है, दैट मीन्स अनियमित सेना थी। जब उनको किसी युद्ध की जरूरत पड़ती थी तब इन लोगों को भर्ती कर लेते थे, बकाया उनको डिसलॉज कर दिया जाता था। इसके मुख्यतः तीन भाग थे, घुड़चढ़ा खास, अकाली और मिसलदारों की सेना। मिसलदार दैट मीन्स इनके अंडर में और भी जो रूलर्स थे उनकी सेना को भी हम क्या क्या कहते थे, बेकवायद या फिर फौजी आम। आम का मतलब ही होता है नॉर्मल, आम आदमी, नॉर्मल फौज। राजस्व प्रशासन आय की प्रमुख मदें थी, नजराना, जब्ती, जुर्माना व संपत्ति जब्त कर लेना, आबकारी जैसे लिक्कर वगैरह पे टैक्स लगाना, वजूहाते मुकर्ररी, देखो मुकर्रर किया जाता है, बुलाया जाता है, कोर्ट की लैंग्वेज है ये, न्याय संबंधी आय व्यय होता था। चौकियात, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर। चौकियात का मतलब होता है जो डेली वाइज, है ना, चौकियात, ये आ जाकर लिटर में पूछा जा सकता है, चौकियात का मतलब होता है डेली। भूमि कर के निर्धारण के लिए 1823 तक बटाई और बाद में शासन के परवर्ती काल में कनकूट प्रथा अपनाई गई। दोनों प्रथा अपनाई गई थी, बटाई भी थी और कनकूट। बटाई मतलब जैसे मान लेते कि ये हिस्सा हुआ तो आधा आधा ले लिया, और कनकूट का मतलब ये होता था कि जैसे ये लैंड है तो यहाँ पर एक आइडिया लगा दिया जाता था कि इसमें मान लेते हैं कि 10 क्विंटल गेहूं होगा, तो 10 क्विंटल में से इतना हमें कुछ चाहिए, इसका 1/5वां हिस्सा हमें चाहिए, ठीक है, या 1/4 हिस्सा चाहिए। जनरली कितना पार्ट होता था, 33 से 40%। तो कनकूट का मतलब होता है दैट मीन्स आकलन, एक आइडिया से बता दिया है, ठीक है ना, कि इतना होगा, और उसका 33 से 40% उन्होंने पहले ही माप देते थे। तो बटाई कनकूट प्रथा दोनों, और इस बारे में हम लोग, अगर आपको ये क्लियर अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इस पे क्लियर मेंशन करूंगा कि मिडिवल टाइम में किस प्रकार से ये टैक्स या रेवेन्यू लिया जाता था। रणजीत सिंह के सर्वोच्च न्यायालय को अदालत आला कहते हैं, नहीं आला, आला, आला रे आला, आला दैट मीन्स द सुप्रीम लीडर होता है, कहा जाता था। और ये आला कहाँ पे था, लाहौर में, तो ला, ला और ला लाहौर, अमृतसर में नहीं था। और वैसे भी अगर भूल जाओ तो देखो, आला दैट ये पॉलिटिकल पोस्ट है, तो पॉलिटिकल राजधानी कहाँ पे थी उनकी, लाहौर में थी। तो आई होप रणजीत सिंह के लिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम इनके सक्सेसर्स का आगे बनाएंगे। अगर आपको चीज़ें याद हुई हैं या आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी इतने रिसोर्सेज में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।